नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन 6 अध्याय 6 की बात करेंगे, जो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के पार्ट हैं उसके, वो पढ़ेंगे: पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पोषण की। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 है जैव प्रक्रम। जीव में होने वाली समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं या विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम हैं, तंत्र हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार वो वर्क करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पोषण। मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया है, वो पोषण कहलाती है। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या अंतर्ग्रहण करना, ये प्रक्रिया है, वो पोषण कहलाती है। भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। तो ये पोषण की परिभाषा है, आप अच्छी तरह से लिखें इसको। चलिए, लिख लिया सभी ने? चलो लिख लिया तो आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो बहुत सरल परिभाषा है इसकी, तो आप अच्छी तरह से लिखें इसको। चलिए देखिए, पोषण 2 प्रकार के, एक स्व पोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। स्व पोषी पोषण क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बनाना। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। और हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं, वही स्वयंपोषी है, जो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। तो विषमपोषी इसका अपोजिट होगा। भोजन के लिए जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी पोषण कहलाता है, जैसे जंतु हैं और कवक हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का तुलनात्मक अध्ययन यह दिया हुआ है, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। स्वपोषी भोजन के सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। विषमपोषी भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। स्वपोषी है, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ है, उसके कच्चे माल जो होता है उसमें संश्लेषित किया जाता है, जबकि इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एंजाइम के माध्यम से तोड़ा जाता है। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जबकि विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। स्वपोषी होता है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जबकि विषमपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी में भोजन का निर्माण दिन के समय होता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसलिए स्वपोषी है वो अपना भोजन दिन में बनाते हैं। विषमपोषी है वो भोजन का निर्माण किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी जो होते हैं वो हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए जितने भी प्रकार के हरे पौधे हैं तथा कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें भी हरित लवक पाया जाता है, उन जीवाणु में स्वपोषी पोषण होता है। बाकी शेष जितने भी जंतु हैं, कवक हैं, उन सभी में विषमपोषी पोषण होता है। तो ये था स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर।
जैसा इसमें दिया गया है सेम आप वैसी ही सारणी बनाएं और उस सारणी के अनुसार ही लिखने का प्रयास करें। बोर्ड के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद करें और अपनी नोटबुक में लिखने का कार्य भी करें। अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और किस प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार के कंटेंट हैं उन कंटेंट की उपस्थिति में किस प्रकार संपन्न होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तीसरा जल की उपस्थिति में और चौथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड व जल, ये चार कंटेंट है वो उपस्थित होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो संपन्न होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मंड के रूप में संचित होता है, जो आवश्यकता अनुसार पौधे में प्रयुक्त होता है। इसकी समीकरण है वो नीचे लिखी गई है। देखिए, समीकरण के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। हमेशा याद रखिए, जब भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम लिखते हैं उसकी परिभाषा पूछी जाती है, चाहे प्रकाश संश्लेषण की समीकरण पूछी जाती है, किसी भी रूप में हमें ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। और ध्यान रखिएगा कि चार प्रकार के कंटेंट होने ज़रूरी है। ये चार जो मैंने मार्क किया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों मिलकर ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करवाने का काम करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं? 6 अणु, तो 6 CO2। H2O के कितने अणु हैं? 12, ठीक है। फिर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 3 प्रकार के कंटेंट बनते हैं। नंबर 1 ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसे हम मंड कह सकते हैं, जिसे हम एनर्जी कह सकते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है, जो हमारी प्राणवायु के रूप में हमारे काम में आती है, और 6H2O यानी कुछ जलवाष्प के रूप में जल बनता है। देखिए, जल जो है इसमें जल के 12 अणु काम में आते हैं और 6 अणु वापस बाई प्रोडक्ट के रूप में बदल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी पौधों की पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट जो होता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जल के अणु का अपघटन करवाने का काम करता है, यानी उसको तोड़ने का काम करता है। जल के जो 12 अणु काम में लिए जाते हैं उन्हीं का अपघटन होता है और उन्हीं से हमें ऑक्सीजन है वो प्राप्त होती है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। मरुद्भिद पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं
एवं मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं तथा दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। एक बार सीनियर केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पौधे के कौन से पार्ट से प्राप्त होती है, तो ये जल के अपघटन से, जल के टूटने से बाई प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन निकलती है जो हमारी प्राणवायु के रूप में काम में आती है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं पौधे में पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, वो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है। तो हम बात करेंगे लीफ की अनुप्रस्थ काट, यानी उसकी वास्तविक संरचना है वो कैसी होती है। देखिए, ये एक पत्ती दी गई है। इस पत्ती के अंदर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप ध्यान से इसको देख सकें। देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है वो जो पौधे की पत्ती का छोटा सा पार्ट है वो दिखाया गया है, जिसमें ये जो बीच का भाग है वो मध्य शिरा है और पर्णपटल यानी बाकी जो ये भाग है वो पर्णपटल है। ये इसकी शिरा है जो साइड के अंदर इस प्रकार जाती है, ठीक है। और जो मध्य शिरा है, उस मध्य शिरा में जाइलम और फ्लोएम है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही सहवन मंडल कहलाते हैं या सहवन उत्तक कहलाते हैं। 9th क्लास में आपने यदि उत्तक पढ़ा है तो हमने उसमें एक जटिल उत्तक में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, सहवन उत्तक, जो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है पौधे की जड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम होता है जो पौधे की पत्तियों में बनने वाले भोजन जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के माध्यम से बनता है उसको पौधे के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, सहवन करने का काम करता है। इसीलिए इन दोनों का नाम है सहवन बंडल। तो ये तो बात हुई सहवन मंडल की। अब हम बात करते हैं पौधे के पत्ती की आंतरिक संरचना की। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपके अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आए। चलिए, देखिए, ये सबसे इसकी ऊपरी परत है और ये जो इस प्रकार परत है ये इसकी क्यूटिकल है या मोम की परत होती है। पौधे की पत्ती के सबसे बाहर की परत होती है जो मोमी परत होती है, और इसके डाउन में यानी इसके नीचे जो लिखा हुआ है ऊपरी बाह्य त्वचा, जिसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। ये एपिडर्मिस की प्रत्येक सेल है, जैसे यहाँ 3 सेल को दिखाया गया है, ये प्रत्येक सेल है। और उसके डाउन में डर्मिस होती है और उसके डाउन में फिर पौधे में ये हरित लवक दिखाया गया है। ये हरित लवक की कोशिकाएं हैं। ये हरित लवक की एक कोशिका है। इस प्रकार ये हरित लवक की कोशिकाएं। इन हरित लवक की कोशिकाओं में ये जो पार्ट है, ये जो साइन कर रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट है ये हरित लवक है। ये क्या है? ये हरित लवक है। यही वो भाग हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश होता है। उसमें एक निश्चित वेव्स का ये अवशोषण करता है और वही वेव्स है वो पौधे के फोटोसिंथेसिस में काम में आती है। इस हरित लवक के बीच जो वाइट जो स्पेस है, जैसे ये इतना स्पेस है, यहाँ पर ये इतना स्पेस है, यहाँ पर ये इतना स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस है, ये वायु कोश है। ये क्या चीज़ है? वायु कोश, यानी रिक्त स्थान है जिनके अंदर एज है। जैसा हम कह सकते हैं कि एयरबैग है ये पौधे को हल्का करने के काम में आते हैं। एज ए लुब्रिकेंट के रूप में ये काम में आते हैं, पौधे को टूटने से बचाने में काम में आते हैं।
फिर इसके डाउन में दिया हुआ है द्वार कोशिकाएं, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं क्या करती है? पौधे में गैसों का विसरण का काम करती है। ये आगे और डिटेल से दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। और ये सबसे डाउन में ये इसकी नीचे की पौधे पत्ती के नीचे की परत होती है, इसको निचली त्वचा कहा जाता है। तो ये था पौधे की पत्ती की आंतरिक संरचना। देखिए, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिका अंग हैं जो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, यानी हरित लवक होता है। इसकी बात हमने कर ली। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से। देखिए, ये दो प्रकार की संरचनाएं आपके सामने हैं, जिनमें एक में लिखा हुआ है खुला रंध्र और एक में लिखा हुआ है बंद रंध्र। दोनों एक ही चीज़ है। पौधे के पत्तियों के नीचे की जो परत होती है, उस परत के ऊपर कुछ रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? ये रंध्र गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं या गैसों के विसरण का काम करते हैं। ये गैसें कौन से छिद्र से बाहर निकलती है और कौन से छिद्र से अंदर जाती है, इन छिद्रों को ही हम रंध्र कहते हैं। ये कौन सी परिस्थिति में खुलते हैं, बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं? देखिए, ये खुला रंध्र है। इस रंध्र के ये जो स्थिति है, ये जो संरचनाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती है, यानी गार्ड शेल होती है। ये कौन सी शेल होती है? गार्ड शेल होती है। और ये गार्ड शेल का काम क्या होता है? रक्षा करना। क्या काम होता है? रक्षा करना। और ये किसकी रक्षा करती है? इन रंध्रों की रक्षा करती है, और रंध्रों के माध्यम से पत्तियों की रक्षा करती है। कि इस रंध्र को कब खोलना है और कब बंद करना है, ये निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं के ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर। ठीक है। गार्ड सेल्स के अंदर जब कुछ द्रव्य भर करके ये टर्जिट हो जाती है और द्रव्य के बाहर निकलने से ये शीतल अवस्था में हो जाती है, उसी पर निर्भर करता है कि रंध्र खुलना है या रंध्र बंद होना है। ये जो खुला रंध्र है, देखिए इसके अंदर ये जो गार्ड कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, इसके अंदर कुछ पदार्थ है वो भर जाता है, जिससे ये टर्जिट हो जाती है। टर्जिट होने से ये रंध्र है वो खुल जाता है। इस द्वार कोशिकाओं के बीच में छोटे छोटे ये ग्रीन पॉइंट हैं जो हरित लवक होते हैं। ठीक है। और जब इन द्वार कोशिकाओं में सिकुड़न हो जाता है, तब ये रंध्र है वो बंद हो जाता है। जब पौधे को गैसों की आवश्यकता होती है या बाह्य वातावरण की परिस्थितियाँ पौधे के अनुकूल होती है, तब रंध्र है वो खुल जाता है। और जब पौधे के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है, तो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं। इसे कहते हैं रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इनके कार्य भी दिए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान करना, ये हमने बात कर ली अभी। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित होना, ये इन रंध्रों का कार्य होता है। नेक्स्ट है विषम पोषण। देखिए, विषम पोषण क्या चीज़ है? भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना विषम पोषण कहलाता है। पीछे हमने जो बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से, पौधे के पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी। बात करते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी पोषण होता है जिसमें भोजन के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। पहले हम बात करते हैं प्राणी संपोषण।
जो विषम पोषी का एक पार्ट है। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया, भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर है वो भोजन का पाचन होता है। ये था प्राणी संपोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण। भोजन के लिए मृतजीवी या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे यीस्ट या फफूंद। तीसरा है परजीवी। अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर भोजन प्राप्त करना। यानी कुछ जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के बाह्य शरीर पर चिपक जाते हैं या उसके शरीर के अंदर जाकर के चिपक जाते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी पोषण कहलाता है। तो विषम पोषी पोषण है वो 3 प्रकार का यहाँ दिया गया है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, और तीनों के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल है वो मानव है, मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है वो यीस्ट और फफूंद है, और परजीवी पोषण है वो जूं है, लीच है, अमरबेल है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखो, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कक्षा 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो अमीबा का पूरा शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। शरीर में होने वाली समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के माध्यम से करता है। ये अपने भोजन को ढूंढ करके शरीर के अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद ही भोजन का पाचन करता है। इसीलिए इसको प्राणी समपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य हैं। अनिश्चित आकार है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये हर पल अपनी आकृति है वो बदलता रहता है। इसीलिए इसकी संरचना हम किसी भी प्रकार से बनाएं वो संरचना इसकी सही होती है। इस प्रकार अमीबा की संरचना होती है। मध्य में इसके केंद्रक होता है। ये नदियों में, तालाबों में, झीलों में उपस्थित होता है, यानी फ्रेश वाटर के अंदर ये रहता है। लवणीय जल में इसकी संभावना बहुत कम पाई जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में मीठा जल कहते हैं या नॉन साल्ट वाटर होता है, उसके अंदर अमीबा पाया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं हम अमीबा की डिटेल से। देखिए, अमीबा भोजन को पादाप की सहायता से घेरता है, यानी अमीबा है वो भोजन है उसको कैसे ग्रहण करता है। पहले हम डायग्राम की ओर चलते हैं और डायग्राम को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, इसको यहाँ लेते हैं। देखिए, प्रथम डायग्राम है जिसमें ये अमीबा है और अमीबा के पास में ये रेड कलर का छोटा सा खाद्य कण होता है। यानी अमीबा है वो लगातार नदियों में, तालाबों के पानी में लगातार तैरता रहता है और जैसे ही इसकी बाह्य भित्ति के संपर्क में कोई खाद्य कण आता है और खाद्य कण आते ही ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के अपनी संरचना में परिवर्तन करके बाह्य भित्ति से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए, अमीबा है, प्रथम चित्र के अंदर ये अमीबा है और अमीबा के संपर्क में ये खाद्य कण है वो आता है। जैसे ही खाद्य कण आता है, सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए, अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेता है, यानी उसको चारों तरफ से इस प्रकार घेरने की कोशिश करता है। और ये जो अपनी शेप और साइज में जो ये परिवर्तन करता है, इसको पादाप या कूटपाद या सुडोपोडिया कहते हैं। अपनी बाह्य जो झिल्ली होती है उसमें परिवर्तन करता है और इस कण को, भोजन के कण को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है और इस प्रकार घेर करके अंदर की तरफ ले लेता है। इसको सुडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं। तीसरे डायग्राम के अंदर देखिए, अब ये लगभग खाद्य कण को अंदर ले लेता है और अंदर लेकर के अब ये भोजन का पाचन करता है।
इसके अंदर खाद्य रसधानियाँ होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं वो भरे हुए होते हैं, और उन एंजाइम के माध्यम से इस खाद्य कण का पाचन किया जाता है, और पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसी अपशिष्ट पदार्थ को वापस बाह्य झिल्ली के पास लेकर आता है और शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। चलिए, यही चीज़ है वो यहाँ दी हुई है कि भोजन को पादाप की सहायता से घेरता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर लेता है, जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में करता है, और पचा हुआ या अपच भोजन है वो कोशिका की सतह की ओर बाहर निकाल देता है, अपच का शरीर से बाहर की ओर निष्कासन कर देता है। तो ये था अमीबा में पाचन। फिर है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम और अमीबा की खास बात ये है कि दोनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, जबकि पैरामीशियम का आकार है वो निश्चित होता है। आकृति शेप एंड साइज जो होती है वो निश्चित होती है, और ये जूते के तलवे के आकार का होता है। एक कोशिकीय जीव है, निश्चित आकार होता है। इसके अंदर भी पक्षाभ पाए जाते हैं, सीलिया होते हैं। कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए रहते हैं, यानी इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। वो बाहर इस प्रकार की रेशे जैसी संरचनाएं होती है इस प्रकार से, और यही इसकी गति करने में काम आती है, यही इसके भोजन को पकड़ने में काम आती है, यही इसकी सुरक्षा का कार्य है वो करती है। बस पैरामीशियम का इतना ही पार्ट दिया हुआ है, पैरामीशियम की डिटेल नहीं दी हुई है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में पोषण है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। सर्वप्रथम है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को अंदर लेना, फिर है भोजन का पाचन होना, और फिर है भोजन के पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, ऊर्जा के रूप में उसको प्राप्त करना, और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। पाचन तंत्र देखिए, भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणु में परिवर्तन पाचन कहलाता है। पाचन क्या होता है? जटिल पोषक अणु को सरल पोषक अणु में एंजाइम के माध्यम से और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से छोटे अणु में या सरल अणु में या घुलनशील अणु में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यदि हमें एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन किसे कहते हैं, तो जटिल या कॉम्प्लेक्स जो अणु होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उन जटिल अणु को विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम के माध्यम से छोटे अणु में, सरल अणु में, घुलनशील अणु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। जो तंत्र ये कार्य करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। देखिए, भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, पाचन कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम और पाचक रस की उपस्थिति में। जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। और छोटे रूप में यदि इसकी परिभाषा की हम बात करें तो जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? पाचक रस की उपस्थिति में या एंजाइम की उपस्थिति में। ये प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जैव रासायनिक क्यों कहलाती है? क्योंकि किसी एक सजीव की कोशिका में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पाचन
तंत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रक्रियाएं काम आती है, एक आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथियाँ। एक आहार नाल होती है और एक पाचन ग्रंथि होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम आहार नाल की बात करते हैं, जो मुख से लगाकर गुदा तक की प्रक्रिया है। सबसे पहले भोजन को हम मुख में लेते हैं, मुख से भोजन ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रस नली में जाता है या ग्रहणी भी जिसे कहते हैं, फिर भोजन है वो आमाशय के अंदर जाता है, आमाशय से फिर भोजन है वो छोटी आंत के अंदर जाता है, छोटी आंत से भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से मल द्वार के माध्यम से अपचित भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये है मुख्य रूप से भोजन का पाचन। अब इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण है वो मुंह में करते हैं, और भोजन का पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। दांतों के माध्यम से बड़े अणु का छोटे अणु में बदलना, यहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर भोजन है मुख गुहा के माध्यम से ग्रसिका में आ जाता है। ये भोजन की एक नली है जिसे ग्रस नली कहते हैं, जो एक नली होती है जो मुख को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। भोजन है वो आमाशय के अंदर इकट्ठा होता है, जिसे हम साधारण भाषा में भोजन की थैली कहते हैं। आमाशय से भोजन है वो शुद्रांत्र यानी छोटी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत की लंबाई मनुष्य के अंदर लगभग 7 मीटर होती है, और भोजन का मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो आमाशय और छोटी आंत में ही होता है। आमाशय में भोजन है वो अम्लीय माध्यम में होता है, और छोटी आंत में भोजन है वो क्षारीय माध्यम के अंदर होता है। छोटी आंत से आगे का जो पार्ट होता है वो बड़ी आंत होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के आंतरिक व्यास के आधार पर ही दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। बाकी इनकी संरचना में, इसके स्ट्रक्चर के अंदर विशेष कोई अंतर नहीं होता है। और वृहदांत्र या जिसको कॉलोन कहते हैं, ये आगे गुद्दा द्वार से कनेक्ट होती है, जहाँ अपचित भोजन को है वो बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, वापस थोड़ा सा आमाशय के पास चलते हैं। आमाशय के अंदर यहाँ लिखा हुआ है पीतरस। पीतरस है वो पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है, और पित्ताशय से भोजन है वो पित्ताशय से पीतरस है वो आमाशय के अंदर मिलता जाता है। इसके पास में यकृत ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कहते हैं कि लगभग 400 प्लस प्रकार के हार्मोन्स या विभिन्न प्रकार के रस हैं वो स्रावित करती है। उसके पास अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो भी भोजन के अंदर अपने रस है उनको स्रावित करती है, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। ये था मनुष्य में भोजन किस प्रकार ट्रांसफ़र होता है और किस प्रकार पाचन होता है। अब हम इसको आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, एक सारणी दी हुई है, इस सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भोजन है वो सबसे पहले मुख गुहा के अंदर जाता है। मुख गुहा में जिह्वा, दांत और जबड़े होते हैं। जिह्वा है क्या काम करती है? भोजन के स्वाद का पता लगाती है। दांत है वो भोजन को चबा करके छोटे अणु में परिवर्तित करने का काम करते हैं। जबड़े क्या करता है? उस बड़े अणु को छोटे अणु में तब्दील करने का काम करते हैं। इसके अंदर मांसपेशियाँ होती है जो इस पर दबाव लगाती है। भोजन चबाने का स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की प्रक्रियाएं दी हुई है। यानी कुल हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य है वो द्विबार दंती होता है, यानी मनुष्य में दांत है वो 2 बार आते हैं। पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ महीने बाद जो दांत आते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है, और उसके बाद जो दांत आते हैं उनकी संख्या है वो 32 होती है। वो जीवन भर रहते हैं। 32 जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसको कर्तक और रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक कहा जाता है। कर्तनक जो होते हैं
जो चूहे की तरह कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो होते हैं वो चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ये मांसाहारियों के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं वो शाकाहारियों के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप दांत होते हैं, जो ऊपर से फ्लैट टाइप होते हैं और ये भोजन को छोटे टुकड़ों में तब्दील करने का कार्य करते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। मुख्य ग्रसनी, नासाग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख्य ग्रसनी से भोजन, नासाग्रसनी से शोषण और अधोग्रसनी यानी जिससे दोनों प्रकार का काम किया जाता है। इसके बाद है ग्रसिका नली या ग्रास नली।